बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा है, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रक्चर देखा है और बैरियर देखा है, हमने डिपॉजिट्स देखे हैं, ठीक है। तो आज हम अभी ग्लोमेरुलर डिजीजेस, ठीक है, मेनली हमने जो पैथोलॉजी में कवर करना है ग्लोमेरुलर इंजरीज, ठीक है, वो किस तरह होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, काजेज क्या हैं, ठीक है। तो हमें मॉर्फोलॉजी में क्या क्या मिलता है, तो इसे दो तरह से हम क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले इसकी कॉज की बिना पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हेरिडिटी, ठीक है। प्राइमरी में हमारे पास क्या होता है, ग्लोमेरुलर इज द प्राइमरी साइट ऑफ इंजरी, ठीक है। इंजरी कहाँ पे हुई है, ग्लोमेरुलर में ही हुई है प्राइमरी, इसके अलावा कहीं पे इंजरी नहीं हुई, ठीक है। डायरेक्ट इंजरी हम कह सकते हैं। हर डिजीज में हम देखते हैं प्राइमरी उसे ही कहते हैं जो डायरेक्ट काज हो, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें हमारे पास आ जाती है मिनिमल चेन डिजीज, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ जाता है, और आईजीए नेफ्रोपैथी है। उसके बाद आपके पास आ जाती है C3 ग्लोमेरुलोपैथी, और रैपिडली प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ जाती है, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो ये सारी आगे हम देखेंगे नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक सिंड्रोम, ठीक है। ये जस्ट आपके जहन में होना चाहिए कि ये डायरेक्ट इनमें इंजरी होती है, ठीक है। तो बस ये आपके जहन में हो। आगे हम देखते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी में ये है कि डिजीज कहीं और पे है जो किडनी को डैमेज कर रही है, ठीक है। तो सेकेंडरी टू सिस्टेमिक इश्यूज, हमारे पास ऐसी डिजीज जिसमें सिस्टम के बाकी पार्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल को SLE है, ठीक है, स्किन को भी इन्वॉल्व करती है, जॉइंट को भी इन्वॉल्व करती है। फाइनल ईयर में आप मेनली जॉइंट्स के चैप्टर में, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। तो डायबिटीज़ है, ठीक है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटीज़ है ना, सिस्टेमिक डिजीज है ये भी। है तो प्राइमरी, इसका कहाँ पे कहा जाती है, पेंक्रियाज के अंदर होती है, ठीक है। तो उसके बाद अमाइलोडोसिस, ये भी आपके लंग्स को और किडनी को इन्वॉल्व करती है। गुड पास्चर भी इसी तरह है, लंग्स और किडनी को। उसके बाद एंका वेस्कुलाइटिस है, वेस्कुलाइटिस में हमने देखा, ठीक है। तो इन्फेक्शंस हो सकते हैं, किसी और जगह पे इन्फेक्शन हुए हैं, किडनी को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। ड्रग्स हो सकती हैं, मिलिग्नेंसीज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी किसी भी सिस्टम का हो, आपने प्राइमरी सेकेंडरी इसी तरह देखनी है, ठीक है। प्राइमरी अगर डायरेक्ट इंजरी हो रही है, डायरेक्ट काज है कोई, ठीक है। सेकेंडरी कहीं और जगह पे कोई काज है लेकिन वो आपके उस ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रहा है। अब हेरिडिटरी, ठीक है, इनहेरिट पेशेंट करता है म्यूटेशंस को, ठीक है। म्यूटेशन माँ बाप की तरफ से ही इनहेरिट हुई हैं, ठीक है, जो ग्लोमेरुलाई को इफेक्ट करेंगे। उसमें एलपॉर्ट सिंड्रोम है, ठीक है। इसमें हमारे PCT में कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, वहाँ पे प्रोटीन्स फिल्टर हो रहे होते हैं, शुगर फिल्टर हो रही होती है, ठीक है। देन थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, तो वो भी क्या करती है, परमेबिलिटी को बढ़ा देती है। उसके बाद फेब्री डिजीज है, कॉन्जेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, और नेफ्रोनोफिस्थेसिस, ठीक है। तो ये इसमें से दो तीन भी आप अगर याद कर लें, आई थिंक एक मरतबा इसके अंदर ये क्लासिफिकेशन आई हुई है, ठीक है। तो अब हम मज़ीद आगे देखते हैं इसको। आपने क्या रूल याद रखना है कि ग्लोमेरुलर इंजरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रास एक्टिवेशन, ठीक है। रास इसका आप कह लें कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, रेनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। जब भी ग्लोमेरुलर इंजरी होगी ये एक्टिव होगा, और इंजरी की शिद्दत जितनी ज़्यादा होगी, स्वेटी जितनी ज़्यादा होगी, रास की एक्टिवेशन उतनी ज़्यादा होगी। अब रास का क्या काम होता है, ये एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन दो सिस्टम के जरिए काम करता है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन ये साल्ट और वाटर की रिटेंशन करवाता है, ठीक है। और उसके बाद एंजियोटेंसिन है, ये भी आपके पास एफरेंट इफरेंट आर्टरियोल पे काम करता है और GFR को काम करता है, ठीक है। अब इसका मेन मकसद क्या होता है, रास का एक्टिवेशन का, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, ठीक है। और जितनी इंजरी हुई उतना ही रास सिस्टम एक्टिवेट होगा, और उतना ही ब्लड प्रेशर हाई होगा। ये बात आप याद रखनी है। अब हम पीछे हमने देखा है जो इंजरी का पैटर्न देखा था, ठीक है, वो उसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम पहले आता था, ठीक है, उसके बाद नेफ्रिटिक सिंड्रोम आता था। मेन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमारे पास क्या है, इसमें इंजरी जो है वो लेस वेयर होती है, थोड़ी होती है, ठीक है, इसलिए जस्ट प्रोटीन्स आ रही होती है, इंक्रीज परमिबिलिटी टू प्रोटीन्स, ठीक है। तो वो आप कह लें कि अब प्रोटीन्स को कौन सी चीज़ रोक रही होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन एल्ब्यूमन को रिपेल कर रही होती है, क्यों, उस पर चार्ज होता है नेगेटिव। अब हो सकता है कि चार्ज किसी वजह से लॉस हो गया हो, ठीक है, या थोड़ी बहुत उसमें इंजरी हो गई हो। देन हमारे पास इससे क्या होगा, प्रोटीन यूरिया परमिबिलिटी बढ़ चुकी है, ठीक है, मेम्ब्रेन की।
और प्रोटीन बाहर ज़्यादा आएगी, मोस्टली एल्ब्यूमिन आती है, ठीक है। अब ये यूरिन में जा रही है तो ब्लड में कम हो जाएगी, सो हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, नीमिया ये ब्लड को ज़्यादा करता है, ठीक है। हाइपो कम है, एल्ब्यूमिन कहाँ पे, ब्लड में। अब ये कम हो गई तो ब्लड में मेन आपके जो कह लें कि कोलाइड ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रहे थे वो एल्ब्यूमिन होती है, ठीक है। तो अब एल्ब्यूमिन कम हुई तो आपका कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो गया। जब ये कम हुआ तो क्या होगा, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। ये मेन आपकी फोर्स होती है एल्ब्यूमिन अंदर कह लें, जो कि फ्लूइड को रोक के रखती है वेसल के अंदर। अब ये कम हो गई है, फ्लूइड बाहर जाएगा, ठीक है। अब वेसल के अंदर फ्लूइड कम हो गया, उसका वॉल्यूम कम हो गया, तो रेनल ब्लड फ्लो भी ज़ाहिर बात है कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास रीनल ब्लड फ्लो कम हुआ है, ये क्या करेगा, ये रास सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। और रास सिस्टम क्या करता है, इससे तो ये लगता है सिस्टम को होता है कि पीछे से आप कह लेंगे फ्लूइड का वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो हालांकि ये नहीं कि बॉडी में फ्लूइड तो पहले भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंच रहा। तो ये क्या करे, टेंशन शुरू कर देगा साल्ट और वाटर की, ठीक है। और साल्ट और वाटर की रिटेंशन क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें इंजरी इतनी सीवियर नहीं होती, इसलिए हमारे पास जो है वो हाइपरटेंशन तक बात नहीं जाती, ठीक है। अब पहले भी आप कह लेंगे फ्लूइड बाहर लीक हो रहा है वेसल से, दूसरा मजीद वाटर और साल्ट की टेंशन हो रही है, तो ये जनरलाइज अडीमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब पहले एल्ब्यूमिन कम है और फ्लूइड हम रिटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ओस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन फ्लूइड ओस्मोटिक कम होता जा रहा है, ठीक है। अब वेसल से फ्लूइड बाहर पूरी बॉडी में लीक होना शुरू हो जाएगा, इसे कहते हैं एनासार्का, ठीक है। तो अब हमारे पास ब्लड में क्या है, एल्ब्यूमिन कम है। हम देखते हैं दूसरी तरफ कि हाइपरलिपिडीमिया डिसलिपिडीमिया कैसे होता है, या लिपिड यूरिया कैसे होता है, ठीक है। अब एल्ब्यूमिन जब कम होगा, हमारे ना एक बॉडी का आप कह लें कि एक रूल है, जो भी चीज़ कम होगी हमारी बॉडी उसे पूरा करने की कोशिश करेगी। और अब एल्ब्यूमिन कम हुई है, अब लिवर को ट्रिगर जाएगा, क्योंकि प्रोटीन लिवर सेंसिस करता है, एल्ब्यूमिन सारी वहाँ पे सेंसाइज होती है, ठीक है। तो अब ये लीवर क्या करना शुरू कर देगा, लिपोप्रोटीन सिंथेसिस कर देगा, हर ऐसी प्रोटीन बनाएगा जो कि एल्ब्यूमिन की आप कह लें कि कमी को पूरा किया। अब लिपोप्रोटीन्स है, उसे नहीं पता चला मैं क्या बना रहा हूँ, हालांकि ये बैड प्रोटीन्स है, ठीक है। एचडीएल अच्छी होती है लेकिन ये बैड बनाता है, एलडीएल और वीएलडीएल। एचडीएल क्या करता है, ये पेरिफेरल टिश्यू से लिवर की तरफ लेके आता है, लेकिन ये क्या सेंस कर रहा है, एलडीएल और वीएलडीएल, ये क्या करते हैं, ये लिवर से पेरिफेरल टिश्यूज में लेके जाते हैं, किसे, लिपिड्स को, ठीक है, फैट को। तो अब ये जब पेरिफेरल टिश्यूज में आपके पास वेसल्स भी आती हैं, बाकी टिश्यूज भी आते हैं, ठीक है, वहाँ पे डिपॉजिट करवाना शुरू कर देता है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, डिसलिपिडीमिया या फिर हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है। डिसलिपिडीमिया में लिपिड्स का बैलेंस खराब हो गया है, हाइपरलिपिडीमिया ब्लड में लिपिड्स के लेवल बढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ हाइपरलिपिडीमिया आपको इसमें मिलती है। अभी आपको पता चल गया कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो एक ये भी कहते हैं कि ऐसा एक इसका क्या है कि लिपोप्रोटीन के सेंसर को रोकने के लिए इनहिबिटर होता है, वो भी इनहिबिटर प्रोटीन है, तो वो भी लॉस हो रही होती है, इसलिए ये जो है इसकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। देन हमारे पास लिपिड यूरिया अब ब्लड में बढ़ चुका है, तो वो ज़्यादा फिल्टर होगा, पीसीटी में लिपिड जो है फिल्टर होता रहता है, ठीक है। तो ये लिपिड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हमें मिलेगा। जब यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं वहाँ पे ओवल फैट बॉडीज मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपकी रीज़न होगी वाई हमें क्यों लिपिड यूरिया मिलता है या हाइपरलिपिडीमिया मिलता है। अब इसमें आपने जो याद करना होता है, प्रोटीन यूरिया कितना है, 3.5 ग्राम पर डे, ठीक है, इतना या इससे ज़्यादा ही होगा, फिर हम इसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम लेवल करेंगे, ठीक है। देन हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, ठीक है, वो लॉस हो रही है तो ब्लड में जारी बात है कम हो गई, वो 3 ग्राम पर डेसीलीटर से हमें कम मिलेगी। देन हम देखते हैं काजेज इसकी क्या क्या है, ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, इसमें कौन कौन सी डिजीज आती है, मिनिमल चेन डिजीज है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, आईजीए नेफ्रोपैथीज है, ठीक है। तो ये हमारे पास आती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं नेफ्रिटिक सिंड्रोम इससे किस तरह डिफरेंट है, ठीक है। 2-3 पॉइंट आपने याद रखने हैं। आपको देखा नेफ्रोटिक में कम इंजरी है, लेकिन नेफ्रिटिक में सीवियर इंजरी होती है, ठीक है। इंजरी सीवियर होगी और डैमेज एंडोथेलियम को भी डैमेज होगा, जीबीएम को भी। पहले एंडोथेलियम हमारी डैमेज नहीं हुई थी। एंडोथेलियम का मेन काम क्या है, ब्लड सेल्स को रोकना, ठीक है। हमने पीछे देखा था हर चीज़ को फिल्टर होने देती है, लेकिन ब्लड सेल्स को रोकती है। अब वो डैमेज हो चुकी है तो हमारे पास क्या है, ब्लड जो है वो यूरिन में आना शुरू हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, हीमाचूरिया, ठीक है।
तो हीमाचूरिया हमारे पास आना शुरू हो गया है। तो आगे जीबीएम इन सेल्स को रोक लेती है, लेकिन इसमें जीबीएम भी डैमेज हो चुकी होती है, ठीक है। तो अब ये है कि इंजरी सवेयर है तो रास सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट होगा। उसका काम क्या है? ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। हमने शुरू में ये रूल डिस्कस किया। तो इसलिए इसमें हमें हाइपरटेंशन मिलती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मे भी थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमें मोस्टली नहीं मिलता, ठीक है। अब जब रास सिस्टम एक्टिवेट हुआ है तो ये क्या करता है? जीएफआर को कम करता है। जीएफआर कम होगा तो यूरिक एसिड कम फिल्टर होगा, ठीक है। और बस क्रिएटिनिन भी कम फिल्टर होगा, वो ब्लड में उनके लेवल्स बढ़ जाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? एजोटीमिया, ठीक है। ये हम शुरू में सबसे पहली चीज़ हमने पहले लेक्चर में यही की थी। देन प्रोटीन यूरिया 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है। ये आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे? हालांकि इसमें तो इंजरीज ज़्यादा हो रही है, आपके ज़्यादा बैरियर डैमेज हो रहे हैं, तो प्रोटीन तो ज़्यादा आनी चाहिए। कम क्यों आ रही है? कम इसलिए आ रही है, रास सिस्टम का काम क्या है? हमारे जो एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल्स होती हैं ना, ये ग्लोमेरुलर के अंदर आ रही होती हैं, ठीक है। तो एफरेंट और इफरेंट इन दोनों की कंस्ट्रिक्शन करवाती है, ठीक है। तो जब कंस्ट्रिक्शन होती है तो ब्लड कम आएगा, जीएफआर कम होगा, कम फिल्टर होगा। कम फिल्टर होगा तो प्रोटीन भी कम ही फिल्टर होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा क्योंकि हमारे पास रास एक्टिव होता है, इसलिए 3.5 ग्राम से कम प्रोटीन आती है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, नोक्शोनलिन परपरा है, हेरिडिटरी नेफ्राइटिस है, और रैपिडली प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। परेशान नहीं होना, ये सब हमने आगे एक एक करके देखनी है, क्योंकि ये हमारे नेफ्रोटिक नेफ्रिटिक सिंड्रोम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम को अब हम डिटेल से करते हैं कि इसमें आपको मेनली हमारी 4 डिजीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें वो क्योंकि इनमें से हम देखेंगे ऐसी क्यों किस तरह सबसे कॉमन आपकी इसमें मिनिमल चेन डिजीज है, ये बच्चों में होती है, ठीक है। तो मिनिमल चेंज मीन थोड़ी सी चेंज इसमें आती है, बस ये बात आप नहीं जान रहे। होता क्या है, जो फुट प्रोसेस पोडोसाइट्स के हम देखे थे उसकी इफेसमेंट होती है, और ये बच्चों में होती है। 1 से 7 साल का बच्चा होता है, और इसकी पैथोजेनेसिस में देखा गया टी सेल ड्राइव्ड कुछ डैमेज होता है। मोस्टली वैसे आप कह सकते हैं कि अननोन ही है, ठीक है। कहते हैं कि हो सकता है कि टी सेल ड्राइव डैमेज होता हो, ठीक है। तो एक मफरूजा ही है। तो ये हमारे पास SCQ में जब आता है तो अपने इसे डायग्नोज करना है। एक तो ए से हम डायग्नोज कर लेते हैं, ठीक है। वो प्रोटीन यूरिया आ रहा तो 3.5 ग्राम से ज़्यादा है, और बच्चा है, ठीक है, 7 साल से कम होगा। ये बड़ों में भी हो सकती है, 20-21 साल के, ठीक है, यंग एज में भी है, लेकिन वो बहुत रेयर है। अब इसमें हमें स्नैरियो किस तरह से आता है, ठीक है। वो कहता है कि प्रोग्रेसिव पफिनेस है, 1-2 वीक से है, अराउंड द आईज है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि उसकी यूरिन एनालिसिस करवाई है, उसमें प्रोटीन यूरिया 3.5 ग्राम से ज़्यादा मिला है। ये क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम को जाकर है, ठीक है। तो उसके बाद माइक्रोस्कोपी यूरिन की करवाई, उसमें ओवर फैट बॉडी हमने पीछे देखा है, ठीक है, क्योंकि लिपिड यूरिया होता है तो ओवर फैट बॉडीज हमें यूरिन की माइक्रोस्कोपी को मिलती हैं। देन इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है जिसे डायग्नोज अगर सिनेरियो में हो तो आपने यही करना होता है, ठीक है। रेस्पॉन्ड टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए, पेशेंट 1 हफ्ते में बिल्कुल ठीक, या कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो ये हमारे पास वाहद एक ऐसी डिजीज है जो मुकम्मल तौर पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम मुकम्मल तौर पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। तो सिनेरियो में इसमें से ये जो मैंने 5-6 फीचर्स बताए हैं, को 3-4 फीचर दे सकता है, सारे भी दे सकता है, ठीक है। तो इसको अगर आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी लिख दो तो इनफ है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंफर्म हो चुका है मिनिमल चेन डिजीज है तो आपने यही लिखना है, ठीक है। या नेफ्रोटिक सिंड्रोम ब्रैकेट में लिख देना, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिख के मिनिमल चेन डिजीज को ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। आगे फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, पहले ये समझना होता क्या है, ठीक है। अभी ये आपको दिखाया गया रेनल, ठीक है, क्रॉस सेक्शन। इसमें फोकल का मतलब है एक पार्ट, कुछ थोड़ा सा पार्ट इन्वॉल्व है, सारा आपका रेनल सिस्टम इन्वॉल्व नहीं, ठीक है। तो यानी कुछ आपके नेफ्रॉन्स, कुछ किडनी का पार्ट इन्वॉल्व है, जो इन्वॉल्व है उसमें से हमने एक नेफ्रॉन लिया, उसका ग्लोमेरुलस देखा। अब ये देखें, इसके ग्लोमेरुलस का भी कुछ पार्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या शो करता है? ये शो करता है सेगमेंट को, ठीक है, यानी कुछ सेगमेंट इन्वॉल्व है। फोकल का मतलब है किडनी के कुछ पार्ट इन्वॉल्व है, सेगमेंट का मतलब है ग्लोमेरुलस का एक सेगमेंट, ठीक है, पूरा ग्लोमेरुलस आपके पास इन्वॉल्व नहीं है। तो ये बन गया हमारे पास फोकल स्क्लेरोसिस
सेगमेंटल, ठीक है। अब ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, अब कुछ पार्ट इन्वॉल्व है, बाकी पार्ट क्या करता है, वो रीजनरेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। जब रीजनरेट करने की कोशिश करता है, यानी जो डैमेज है उसको पूरा करने की कोशिश करता है, फाइब्रोसिस होती है, ठीक है, उसे हम स्क्लेरोसिस कह देते हैं। तो ये फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है, ठीक है। तो प्राइमरी तो हमने देख लिया, ठीक है। इसकी दो तरह की काज होती है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी तो डायरेक्ट कोई काज हो सकती है। देन हमारे पास सेकेंडरी जो है, इसमें HIV या हीरोइन जो, ठीक है, उसके अब्यूज होते हैं, उसको यूज करते हैं, उसके बाद हो सकता है। IgA नेफ्रोपैथी के बाद हो सकता है। और इसके बाद हमारे एपोप्रोटीन, ठीक, एपोप्रोटीन L1, ठीक है, एपोलिपोप्रोटीन L1 की म्यूटेशन के साथ ये अटैच हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आती है मिम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मिम्ब्रेन से याद रखें, इसमें हमारे पास मिम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ जाती है। वो देखते हैं कैसे। पहले ऑटो एंटीबॉडीज पोडोसाइट्स के खिलाफ, ठीक है, पोडोसाइट्स पे एंटीजन है, उसके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज। नॉर्मली तो क्योंकि हमारे जिस्म का इससे है पोडोसाइट्स, ऑटो एंटीबॉडीज हमारे जिस्म इसके खिलाफ प्रोड्यूस करता है। वो किस वजह से करता है, ये अननोन या कह ले, या इसके आगे काजेज हम देखें सेकेंडरी में। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये GBM के खिलाफ भी क्रॉस रिएक्ट करती हैं, ठीक है, और उसकी थिकनिंग करवा देती हैं। और 30 से 60 साल ये एज है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी होता है टू अदर डिसऑर्डर्स। अब वो कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं आपके, ठीक है। और इसके बाद इन्फेक्शन में कौन सा, हेपाटाइटिस B जो है, ठीक है, और सिफिलिस है, ये हो सकते हैं। मेलिग्नेंट ट्यूमर हो सकते हैं, इसमें मोस्टली लंग्स के ट्यूमर्स, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें देखी गई। उसके बाद ऑटोइम्यून डिजीज है, इसमें SLE हो सकता है, उसके बाद हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ड्रग्स हैं, पेंसिलामीन, ठीक है, वो बहुत कॉमन है, जो किडनी की इंजरी करवाती है, तो उसके बाद हो सकता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया, मिनिमल चेन डिजीज में एल्ब्यूमिन आ रहा था, तो इसमें हो सकता है ग्लोबुलिन भी आ रहा हो, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव है। और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी वो सिनेरियो में दे सकता है। एज आपने देखनी होती है, कोई साथ साथ फीचर देता है, तो और कोई आपको इन्वेस्टिगेशन देगा। उसका मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, ठीक है। ये मिक्स्ड पिक्चर होती है नेफ्रोटिक एंड नेफ्रिटिक सिंड्रोम। कुछ पेशेंट नेफ्रिटिक के साथ आएंगे, मीन हीमाचूरिया होगा, कुछ मिक्स आएंगे, हीमाचूरिया भी होगा और प्रोटीन भी आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या मिलता है, इसमें अल्ट्रेशन होती है GBM में और मेसेंजियम। नेम से क्या पता है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेशन, यानी मेम्ब्रेन की प्रोलिफरेशन, GBM की प्रोलिफरेशन होती है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस जब भी आता है तो मेसेंजियम वाला पार्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। यानी मेसेंजियम में प्रोलिफरेटिव सेल्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, ठीक है। मेसेंजियम और GBM के सेल इसमें प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद इसकी दो टाइप्स हैं, टाइप 1 और टाइप 2। अब जो है मोस्टली 80% टाइप 1 ही होती है। ये इसमें हमें इम्यून कम्प्लेक्सेस मिलते हैं, पैथोजेंसिस के देख लें, ठीक है। या फिर ये कह लें कि ये एसोसिएट देखा गया हेपेटाइटिस B एंड C के साथ, SLE के साथ और इन्फेक्टेड AV शंट्स के साथ, ठीक है। तो देन हमारे पास टाइप 2 है, ये बहुत रेयर है। इसका दूसरा नाम हमारे पास आता है डेंस डिपोजिट डिजीज, ठीक है। तो मेन इसमें आपको डिपोजिट्स मिलते हैं जो कि डेंस होते हैं। देन एक्सेसिव कंप्लीमेंट एक्टिवेशन, ठीक है, ये इसमें होता है टाइप 2 में। ये MCQs में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऊपर आपका इम्यून कम्प्लेक्सेस और टाइप 2 में कंप्लीमेंट एक्टिवेशन, ठीक है, C3 मोस्टली आपको मिलता है। और टाइप 1 और टाइप 2 इसके डिपोजिट जो है ना, ये मुख्तलिफ पोजीशन पे होते हैं। टाइप 1 के होते हैं सब, अगर हम अंदर से बाहर की तरफ आए ना, एंडोथीलियम से बाहर की तरफ, पहले हमारे पास क्या आता है, सब एंडोथीलियम, ठीक है, सब एंडोथीलियल टाइप 1 में होगा। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, मेम्ब्रेन आती है, तो मेम्ब्रेनस डिपोजिट आपको टाइप 2 में मिलते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं बाकी। अब इसका ना एक चीज रह गई है जो कि SCQ में वो भी आ जाती है, ठीक है, और एक आध बार आई भी हुई है। इन्वेस्टिगेशन वैसे तो आपकी मैनेजमेंट का काम होता है, वो फाइनल ईयर में आपने मेडिसिन में देखनी है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे भी जस्ट नेम उनके पूछ सकते हैं। लेकिन एक बार 2020-21 में आया हुआ है, लेबोरेटरी टेस्ट पूछे, उन्होंने नेम पूछे हैं और उन्हें इंटरप्रेट करेंगे थे कि आप किस तरह डायग्नोसिस तक पहुंचते। तो ये ईजी है, ठीक है, हमने सारा कुछ पीछे पढ़ा है। अब सीरम लेवल में हमने देखना है कि ब्लड में हमें कौन कौन सी चीजें बढ़ी हुई नजर आएंगी। एल्ब्यूमिन हम देखना, कि एल्ब्यूमिन देखना, लिपिड, टैक्स, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन।
अब आपने खुद ही सोचना है, प्रोटीन बार एल्ब्यूमिन लॉस हो रही है, ठीक है, या प्रोटीन लॉस हो रही है, तो ब्लड के अंदर इसके लेवल कम होंगे या ज्यादा होंगे? कम ही होंगे ना, तो एल्ब्यूमिन हमारे पास कम होगी। हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, लिपिड टैग बढ़े हुए हैं, ठीक है, लिवर ज्यादा सेंसिस कर रहा है, एलडीएल और वीएलडीएल वो पेरिफेरल टिश्यूज में लिपिड्स को बढ़ा रहा है, ठीक है। हाइपरलिपिडीमिया देखा था तो जाहिर बात है ये चीज बड़ी हुई होगी। इसके बाद जीएफआर हमने कहा था कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन कम होती है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की और क्रिएटिनिन की, ठीक है, तो ये भी ब्लड में लेवल बढ़ जाते हैं। इनके बढ़ने को क्या कहते हैं? एजोटीमिया, ठीक है। तो ये थोड़े नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ये कम बढ़ते हैं, ठीक है, इतने ज्यादा नहीं बढ़ते। नेफ्रिटिक में ज्यादा लेवल हाई होते हैं, तो उसमें थोड़े बहुत नॉर्मल भी ये हो सकते हैं दोनों, और थोड़े बहुत बड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने यूरिन की एनालिसिस करनी है, ठीक है, तो ये सबसे सिंपल टेस्ट है और आई थिंक सबसे सस्ता भी होता है ये। तो इसमें हमें क्या चीज मिलेगी? प्रोटीन्स और लिपिड्स, जो कि यूरिया में सिक्रीट हो रहा है, जाहिर बात है मिलेंगे। बाकी ब्लड कास्ट, ग्लूकोज की टोन, ये कोई चीज हमें नहीं मिलेगी। आगे यूरिन माइक्रोस्कोपी हमने करवानी है, उसमें हमने यानी माइक्रोस्कोप के नीचे यूरिन की ना हमने स्लाइड तैयार करके रखनी है। उसमें ओवल फैट बॉडी सिर्फ मिलेंगी, कोई ब्लड सेल हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास फैट लॉस हो रहा था उसमें, उसके बाद रेनल बायोप्सी हमने करनी है। इसमें माइक्रोस्कोपी के नीचे हम उसकी ना स्लाइड तैयार करके रखते हैं टिश्यू की। तीन तरह से हम देखते हैं, लाइट माइक्रोस्कोपी के जरिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के जरिए और इम्यूनोफ्लोरेसेंस के जरिए, ठीक है। और ये तीनों किस्म के फीचर्स अगर मार्फोलॉजी पूछता है किसी भी की किसी भी डिजीज की, मिसाल के तौर पर मिनिमल चेन डिजीज को पूछता है, हमने तीनों के इन्यूमरेट करने थे। लाइट में क्या मिला, इलेक्ट्रॉन में क्या मिला और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में क्या मिला, ये सब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।